बेटे की कॉपी के एक पन्ने पर लिखी कच्ची उम्र के इश्क की यह इबारत पढ़कर वर्मा जी की आंखों में अंगारे दहक उठे थे। थोड़ी देर और देखते रहते तो उन अंगारों के ताप से उनका चश्मा चटक जाना था। चश्मे की चिंता करके उन्होंने कॉपी से नज़र हटाई और जोर की आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो? जवाब में बड़ी बेपरवाह सी आवाज़ आई, मुझे बुला रहे हो या दूसरे मोहल्ले में भी कोई बीबी रहती है तुम्हारी? वर्मा जी झल्लाते हुए बोले, तुमको ही बुला रहा हूँ, इतने ठाठ नहीं है मेरे जो चार चार बीबियाँ रख सकूँ। अब तक वर्मा जी की इकलौती बीबी सुधा साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कमरे के दरवाजे पर प्रकट हो चुकी थी। वर्मा जी पर एक उड़ती सी नज़र डालकर फिर हाथ पोंछने में व्यस्त होते हुए वह बोली, तो आवाज़ थोड़ा धीरे लगाने से भी काम चल सकता था। वर्मा जी इस वक्त किसी दूसरी बहस के मूड में नहीं थे। उनके सामने तो अलग ही प्रचंड सवाल नाक की तरफ फन उठाकर फुफकार रहा था। उसकी फुफकार को आत्मसात करते हुए वर्मा जी बोले, अपने लाडले के कारनामे देखो जरा। यह कहते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ी कॉपी बीबी की तरफ बढ़ा दी। कुछ अचकचाहट से सुधा जी ने कॉपी पकड़ी और पढ़ना शुरू किया। पल भर में उनके चेहरे की अचकचाहट अलौकिक सुख में तब्दील हो चुकी थी। खुशी तो जैसे उनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। आज ही कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। वर्मा जी के झल्लाहट में अब हैरत भी घुल चुकी थी। पगला तो नहीं गई हो तुम? पढ़ने की उम्र में बेटा इश्क बाजी में मशगूल है और तुम प्रसाद चढ़ाने जा रही हो। लेकिन सुधा जी की खुशी तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी। बिल्कुल चढ़ाऊंगी। जब से पैदा हुआ था मुझे यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं ये तुम्हारी तरह दूसरा बैरागी प्रसाद वर्मा न बन जाए। आज जाकर यह चिंता दूर हुई है। बीवी की यह बात सुनकर वर्मा जी की हैरानी और गुस्सा दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। फिर भी दांत न खिटखिटाए। इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए वो बोले, कमी क्या है बैरागी प्रसाद वर्मा में? मैं पूछता हूँ क्या कमी है? हमेशा मेरे नाम का ताना क्यों मारती हो? वैसे तो सुधा जी कई बार कई तरीके से इस सवाल का जवाब दे चुकी थी, लेकिन चलो पति की स्पेशल फरमाइश पर एक बार और सही। वर्मा जी के गुस्से से लबरेज सवालिया निगाहें सुधा जी पर ही गड़ी थी और उधर बीवी की नज़रें उनको कुछ इस भाव से देख रही थी जैसे किसी अल्पज्ञानी ने कोई बचकाना सवाल कर दिया हो। वो शांत भाव से बोली, सारी कमी तो तुम्हारे नाम में ही है बैरागी। नाम बैरागी रखा था तो शादी भी ना करते, काहे किसी का जीवन बर्बाद करना। इस बार चेतावनी देने के मूड में उंगली उठाते हुए वर्मा जी बोले, देखो नाम पर तो तुम जाओ मत। मेरे माँ बाप ने रखा है और मुझे बहुत पसंद है। रही बात शादी की तो तुम्हारे जीवन में क्या तबाही ला दी है मैंने, जो जब देखो तब ये ताने मारती रहती हो। अच्छा खाती पीती हो, ओढ़ती पहनती हो, किस बात की कमी है तुमको? सुधा जी के शांत भाव में भी ताना मारने वाला मोड चालू था। तुम रहने दो, तुमको न समझ आएगा क्या कमी है। बीवी जानने को पलट पाती इससे पहले ही वर्मा जी बोल पड़े, नहीं आज तो समझा ही दो मुझे। माना तुम बहुत समझदार हो पर मैं भी घोंगा पसंद नहीं हूँ। सुधा जी के शांति से दिए जा रहे ताने को अब गुस्से ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया था। कितनी बार समझाऊं? क्या बस खाना पीना ओढ़ना पहनना ही सब कुछ होता है? इंसान हूँ, प्यार के दो बोल भी चाहिए होता है मुझे। 18 साल की शादी में कभी आई लव यू बोला है मुझे? वर्मा जी हड़बड़ाते हुए बोले, शिव शिव शिव, अब इस घर में ये सब भी सुनने को मिलेगा। तभी कहूँ बेटा मजनू क्यों हुआ जा रहा है। माँ ही बढ़ावा दे रही हैं तो किसी बाहरी की क्या ज़रूरत। अब सुधा जी का गुस्सा चरम पर था। शिव शिव तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये बेटा शंकर जी ही डाल गए थे झोली में। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमको तो कुछ पता ही नहीं। वर्मा जी हड़बड़ाहट के साथ कुछ झल्लाते हुए बोले, हद करती हो तुम भी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। सेंस ऑफ ह्यूमर ने इस गुस्से में भी सुधा जी का साथ नहीं छोड़ा था।
तुम तो मुझे कभी कहीं ले नहीं जाते, तो सोचा मैं ही बातों को कहीं ले जाऊं। वर्मा जी को जैसे कुछ याद आया, तपाक से बोले, हर साल वैष्णो देवी कौन ले जाता है तुम्हें, बोलो। वर्मा जी को लगा कि अब तो इस जंग में उनकी जीत पक्की है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? वैष्णो देवी वाला अस्त्र छोड़कर वह विजयी मुस्कान बिखेर पाते उससे पहले ही सुधा जी बोली, बैरागियों से वैष्णो देवी के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो हनीमून पर भी मुझे वैष्णो देवी ले गए थे, वो भी विद फैमिली। मगर वर्मा जी भी हार न मानने का प्रण कर चुके थे और इस बार तो सार्कास्टिक होने की भी थोड़ी कोशिश करते हुए बोले, तो स्विट्जरलैंड ले जाने की मेरी औकात भी नहीं है। सुधा जी ने अब मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, स्विट्जरलैंड ही जाना होता तो तुमसे शादी ना करती। वहाँ ना सही रानीखेत मसूरी तो ले जाने की औकात है ना तुम्हारी। वर्मा जी मुद्दा समझने की जगह फिर हमेशा की तरह कंफ्यूज होकर रानीखेत और वैष्णो देवी में क्या अंतर है? पहाड़ वहाँ भी हैं और यहाँ भी, बर्फ़ वहाँ भी गिरती है और यहाँ भी, फिर रानीखेत और मसूरी में कौन से गुलगुले बट रहे हैं? सुधा जी लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, और तुम कहते हो कि तुम घोगा बसंत नहीं हो। इतना कहकर वह किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन वर्मा जी अभी बात खत्म करने के मूड में नहीं थे। पीछे से ही चिल्लाकर बोले, कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो जाने लगी। बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए बातें बनवा लो इनसे, बस। क्या बात शुरू की थी और कहाँ ले जाकर छोड़ दिया? कोई कायदे की बात इस घर में करना ही गुनाह है। अब सुधा जी का सब्र जवाब दे चुका था। किचन के दरवाजे पर ही पलटकर भड़कते हुए बोली, 19 साल की लड़की को हनीमून पर परिवार सहित वैष्णो देवी ले जाते हो और फिर पूछते हो दिक्कत क्या है? तुम तो पैदा ही बुढ़ापा लेकर हुए थे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत ही सामान्य इंसान हूँ जिसे ज़िंदगी में प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, पति के साथ फुर्सत के कुछ पल चाहिए, और इनमें ढेला भी पैसा खर्च नहीं होता। फिर भी तुम मेरी ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाए और न कभी कर पाओगे। वर्मा जी मुंह खोले सुन रहे थे और सुधा जी बोले जा रही थी, फिर भी मैंने अपनी शादी बचाने के लिए तुम्हारे साथ हर कदम पर समझौता किया, लेकिन अब बात मेरे बेटे की है। यहाँ मैं समझौता नहीं करूँगी। वो प्यार करेगा, 1000 बार करेगा, और खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा। सुधा जी की उंगली वर्मा जी की तरफ थी और वर्मा जी कुछ बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे कि तभी सुधा जी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वर्मा जी यूं तो काफ़ी कड़क दिल के थे। इजहारे इश्क जैसे खतरनाक ख्याल उनको छूकर भी नहीं गुजरते थे, लेकिन सुधा जी की आंख का एक आंसू भी उनके कड़क दिल को फौरन पिलपिला कर देता था। खड़ूस पति के सारे तेवरों सहित बेटे की कापियाँ भी किनारे रखकर वो डायरेक्ट मनाने वाली मुद्रा में परिवर्तित होते हुए बोले, देखो ये नहीं सुधा, ऐसा मत करो। इतनी सी बात पर कौन रोता है? वर्मा जी आगे कुछ बोल पाते कि तभी सुधा जी बोल पड़ी, हाँ तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी बात ही है। वर्मा जी अचानक संभलते हुए बोले, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो तुम्हारा एक आंसू भी नहीं देखा जाता मुझसे। दिल बैठने लगता है मेरा। अच्छा वादा रहा, तुम जहाँ कहोगी इस साल वहीं चलेंगे। आंसुओं को पोंछने की जहमत न उठाते हुए सुधा जी बोली, इधर मेरे आंसू निकलते हैं और उधर तुम यह झूठा दिलासा देने लगते हो। कितनी बार तुम यह कह चुके हो कि इस बार तुम्हारी पसंद की जगह पर चलेंगे, लेकिन होता क्या है? साल के आखिर में हम वही जय माता दी कहते नजर आते हैं। वर्मा जी की शादी अब उस स्टेज तक पहुंच चुकी थी जहां प्रेम कुमार जैसे नामों में ईर्ष्या भाव पैदा करना बंद कर दिया था। इसलिए उनका सारा फोकस अब भी सुधा जी के आंसुओं पर था। सो पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में वापस लाए और कुर्सी पर बिठाते हुए बोले, इस बार पक्का रानीखेत चलेंगे, बस तुम रोना बंद करो। मगर सुधा जी जैसे ठान चुकी थी कि आज उन्हें किसी तरह के दिलासे में नहीं आना है। फौरन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम रहने दो,
मुझे पता है कि होना इस बार भी वही है, लेकिन चलो मेरे साथ जो किया किया, मेरे बेटे को तो छोड़ दो, यही तो उम्र है उसकी। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? पढ़ाई में कोई कमी लगे तो टोकना, मगर बस इसलिए मत पीछे पड़ जाओ कि उसने अपने दिल की बात कॉपी पर लिख दी है। वर्मा जी बीवी को चुप कराने के लिए दिल पर पत्थर रखकर बोले, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहूँगा और इस बार हम पक्का कहीं और चलेंगे, बस तुम ये रोना बंद। वर्मा जी अपना दिलासा पूरा कर पाते कि तभी उनका बेटा आलोक आंखें मिचमिचाते हुए कमरे के दरवाजे पर प्रकट हो चुका था। वर्मा जी बीवी को लगभग मना ही चुके थे कि तभी आलोक उनिंदी आवाज़ में बोला, देखो पापा, मेरी पीठ पीछे मेरी बातें न किया करो, और हाँ, आप दोनों ये लड़ना लड़ाना भी मेरे स्कूल जाने के बाद कर लिया करो। सुबह सुबह भगवान का नाम लो, मेरा क्यों ले रहे हो? बेटे की बात सुनकर वर्मा जी भूल गए कि फिलहाल उनका टारगेट बीवी को मनाने पर शिफ्ट हो चुका था। अब उनका गुस्सा शार्प यूटर्न लेकर वापस पुराने लेवल पर पहुंच चुका था। दांत किटकिटाते हुए बोले, देखो जनाब की हरकतें। फिर सुधा जी से मुखातिब होकर बोले, 10वीं में हैं अभी, मगर चालाकी नस नस में भरी है। माँ बाप को भगवान का नाम जपने को बोल रहे हैं और खुद इश्क की पिंगे बढ़ा रहे हैं। सुधा जी अपने बेटे के बचाव में कुछ बोलती उससे पहले ही आलोक नींद से काफ़ी हद तक जागते हुए कंफ्यूज होकर बोला, इश्क की क्या क्या बढ़ा रहे हैं? अब वर्मा जी के एक हाथ हवा में हिलाते हुए बोले, लो जी, अब इनसे बोला कोई नहीं। बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, मेरे सामने जरा कम चतुर बनो, तुम्हारी कॉपी में मैंने सब पढ़ा। वर्मा जी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सुधा जी कुर्सी से उठते हुए बीच में ही बोल पड़ी, बेटा तुम नहा लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। फिर एक नज़र वर्मा जी पर डालते हुए बोली, इनको तो और कोई काम है ही नहीं। इतना कहकर सुधा जी कमरे से बाहर निकलने को हुई कि तभी वर्मा जी बोल पड़े, हाँ हाँ ले जाओ अपने बेटे को, पति को लाख ताने मार लो, लेकिन बेटे से एक सवाल भी न पूछना, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या गुल खिलाता है, कुछ न पूछना। सामने कॉपी में सब लिखा हुआ है, मगर तुम अपनी आंखें बंद ही रखना। सुधा जी ने माथे पर हाथ मारा और पति के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, कुछ तो सोचकर बोला करो, बेटा जवान हो रहा है। लेकिन वर्मा जी फुसफुसाने के मूड में नहीं थे। उसी तेज आवाज़ में बोले, हाँ भाई, हम तो जैसे कभी जवान हुए ही नहीं, दुनिया भर की जवानी तुम्हारे बेटे को आकर ही लगी है। पति तो समझने से रहे। यह सोचते हुए सुधा जी ने बेटे की बाँह पकड़ी और बोली, तू भी यहाँ से हटने का नाम न लेना, इतनी देर से बोल रही हूँ कि तैयार हो जा, स्कूल को देर हो जाएगी। लेकिन अब आलोक वाकई वहाँ से हटने के मूड में नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके दिमाग में खुजली मचने शुरू हो चुकी थी। वो अपने पापा के तानों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। सो माँ से हाथ छुड़ाते हुए बोल पड़ा, कौन सी कॉपी, क्या लिखा है कॉपी में? वर्मा जी ने वही कॉपी उठाई और आखिरी पन्ना खोल लिया और उस पर नजरें गड़ाते हुए अजीब से लय में पढ़ना शुरू किया। पड़ा था राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा वो दौर बड़ा अच्छा था, इश्क मेरा तो ये गुमनाम ही रह जाना था, मगर जो तुमने किया वो गौर बड़ा अच्छा था। इसके बाद अब तो तुम्हें जवाब देना ही होगा। टाइप मुद्रा में शर्मा जी ने पहले बेटे और फिर सुधा जी की तरफ देखा। आलोक की आंखों में अब भी कंफ्यूज का भाव था, लेकिन सुधा जी की आंखें जैसे फिर खुशी से नाच उठी थी। वो अपने बेटे की बलाएं लेने को हाथ उठा पाती कि आलोक बोल पड़ा, क्या है ये? बेटे की ढिठाई पर वर्मा जी हैरान थे। उसी हैराने के साथ गुस्से और खींच के भाव मिलाकर बोले, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? हाँ, बहुत शेरो शायरी करते रहते होगे, तभी अपना लिखा एक आध शेर भूल भी जाते होगे। आलोक और भी ज़्यादा उलझते हुए बोला, मेरा लिखा? आपको किसने कहा कि यह बकवास मैंने लिखा है? प्यार की बातों के लिए बेटे के मुंह से बकवास शब्द सुनकर सुधा जी के सारे सपने
सारे अरमान मानो वैष्णो देवी की किसी पहाड़ी से छलांग लगा चुके थे। उधर वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बेटा, मुंह पर झूठ कैसे बोल सकता है? वर्मा जी को यह बर्दाश्त के बाहर लगा। तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारी कॉपी में क्या चचा गालिब या साक्षात कामदेव लिखकर चले गए? अब तक आलोक की नज़र कॉपी पर गड़ चुकी थी। बिना कुछ बोले वह वर्मा जी के पास गया, कॉपी हाथ में ली और बंद करते हुए बोला, पापा, कॉपी पर नाम भी देख लिया करो। रोहन की कॉपी है, नोट्स पूरे करने के लिए लाया था। फिर सिर झटकते हुए बोला, आप भी ना पापा। इतना कहकर वो कमरे से जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया और पलटकर बोला, कल आप लोगों को कुछ बताना भूल गया था। बोर्ड का फॉर्म भरा था कल। आलोक नाम अच्छा नहीं लगता मुझे, तो उसमें नाम बदल लिया है मैंने। अब वर्मा जी और सुधा दोनों हैरान थे। उनकी हैरत देखकर वो झल्लाते हुए बोला, यार मम्मी, इससे कॉमन नाम नहीं मिला था क्या? खुद मेरी क्लास में मेरे अलावा 3 आलोक और हैं, इसीलिए मैंने दूसरा नाम रख लिया है। इतना कहकर वो 2 पल को रुका और माँ बाप कोई सवाल करते इससे पहले ही जवाब देते हुए बोला, नया नाम विराग रखा है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।